हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मैथ का क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है जो कि बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोहराए जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैंने लाया है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि आप लोग के लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन की ओर। ये मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैथ के इसके पहले मैंने सीडीपी का क्वेश्चन आंसर करवाया है और ईवीएस का भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, पूछे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और ईवीएस का, सीडीपी का, अभी मैंने मैथ्स का लाया है। इसके बाद मैं हिंदी पेडागोजी का क्लास दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे निगेटिव पूछा हुआ है, यहीं आदमी फंस जाता है, यहीं पे गलतियां अधिक होने की संभावनाएं होती हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए बताना है। ऑप्शन नंबर 1, गणितीय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान नहीं होना चाहिए, गणितीय भाषा के विकास पर ध्यान नहीं होना चाहिए, गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता पर नहीं होना चाहिए, या तर्क कौशल का विकास पे नहीं होना चाहिए। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं होना चाहिए हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय अवधारणाओं को समझना। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। गणितीय भाषा का विकास, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आंसर है। गणितीय भाषा का विकास करना है, गणितीय अवधारणाओं को समझाना है बच्चे को, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से समझ सके, ताकि उनकी रुचि बढ़े गणित में। तर्क कौशल का विकास, तर्क कौशल का विकास करना, ये पॉजिटिव है। ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। सटीकता क्या चीज़ है, ये तो लाना ही नहीं है, तो निगेटिव आंसर हो गया। निगेटिव ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणित अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर 3 है अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 है भाषा के माध्यम से समझना। ये आप लोगों को सीरियल भाई बताना है कि सबसे पहले इसमें क्या है। गणित पर प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणाएं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। अनुक्रम में बताना है आपको कि प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रम सही होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें होगा अनुभव प्रदान करना। अनुभव, अगर गणित के बारे में आप किसी को अनुभव देंगे तब वो सीखेगा, तो फर्स्ट में होगा अनुभव प्रदान करना। सेकंड में हो जाएगा भाषा के माध्यम से समझना। 2 में हो जाएगा भाषा के माध्यम से समझना। उसके बाद हो जाएगा चित्र बनाना, तब क्या होगा, चित्र बनाना। उसके बाद हो जाएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, सबसे लास्ट में हो जाएगा ये। सबसे पहले होगा अनुभव प्रदान करना, फिर होगा भाषा के माध्यम से समझना, फिर होगा चित्र बनाना। पहले तो अनुभव प्रदान करेंगे किसी भी विषय के बारे में, फिर उसको भाषा के माध्यम से क्या करेंगे, समझाएंगे बच्चे को, फिर क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे, बताएंगे। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे सबसे लास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, यानी 83 में से 27 घटाई और 64 आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की घटाव सीखने का बोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की घटाव सीखने का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं।
ऑप्शन नंबर 2, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन नंबर 3, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। बच्चे नहीं जानता कि कैसे घटाना है, ये तो होगा नहीं। बच्चे सब जानते हैं भाई, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव में लेना है। बच्चे नहीं जानते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बच्चे सब जानते हैं, ऐसा आपको माइंडसेट बनाना है। बच्चे 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, जी नहीं, बार बार अभ्यास पे तो जोर देना ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। हाँ देखिए 13 में से 7 घटाया है तो 4 आया है। इसे स्थानीय मान का समझ उसमें के लिए गलत धारणाएं हो गई है, इसलिए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। ऑप्शन नंबर 3, प्रगति रिपोर्ट का विकास। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना, 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर हो जाएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, 2 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर होगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, 3 पे हो जाएगा। सबसे लास्ट में हो जाएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग का संचार करना। हाँ, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। सबसे पहले तो शिक्षण अधिगम का योजना बनाएंगे ना और उसका संगठन करेंगे। फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत क्या करेंगे? आकलन करेंगे। फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे। उसके बाद बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं में के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर 2, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 3, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करना गणना करना मुश्किल होता है। सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक प्रकार की रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणाओं को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराड्रस
खेलने का आनंद लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणाओं को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ये तो इसका आंसर होगा नहीं, खाली समय में किया जाता है क्या मतलब है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जैसे कि वे डब शराडस खेलने का आनंद लेते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। अवसर देना, बच्चे को अवसर देना सबसे पॉजिटिव है। जहाँ भी आप लोगों को दिखता है कि बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी, तो वो सबसे पॉजिटिव होगा, उसके आगे दूसरा कोई सही हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे सटीक आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। अप्रशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। सही बात है। दुकानदार अशिक्षित हो या कैसा भी हो, ये इसमें बच्चे की रुचि होती है। जब वो दुकान पे जाते हैं तो उनकी गणित में समस्याओं को हल करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर जितना भी बच्चे को आप उसके आसपास के वातावरण से जोड़ के पढ़ाएंगे, उतना ही बच्चे की पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगा। इसलिए सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। बताइएगा एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन नंबर 2, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन नंबर 4, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न की कार्य के रूप में देकर। बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होगा। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ये भी उतना पॉजिटिव नहीं है। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। जी, सबसे अच्छा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को अगर आप एक साथ रखते हैं, समूहित रखते हैं, तो एक दूसरे से समझ बूझ कर क्या करेंगे, अधिक रुचि से सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उनका शिक्षण होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियाँ बढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर 4, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किए जाए। बताइएगा क्या होगा। परीक्षाएं के लिए तैयार हो जाइए तो होगा नहीं। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ये भी। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये भी नहीं होगा।
उपलब्धि विधि बढ़ाई जाने का क्या मतलब है? गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। जी नहीं, इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। जी नहीं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। जी नहीं। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट पे नकल करना। जी नहीं। बच्चों का अन्वेषण में लगना। सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा बच्चों का अन्वेषण में लगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, निगेटिव बताना है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, एक संगतता, ऑप्शन नंबर 2, क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर 3, संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4, समूह बनाना। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या होगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर? एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ना, समूह बनाना। क्वेश्चन है बच्चों के बीच निगेटिव बताना है, समूह बनाना तो पॉजिटिव हो गया, ये तो होगा ही नहीं। क्रमबद्धता भी नहीं होगा, एक संगतता भी नहीं होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुनी चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ऑप्शन नंबर 3, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, बच्चा सही कह रहा है ये भी नहीं होगा। बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, जानकारी नहीं होता तो वो लंबाई गुनी चौड़ाई बताता ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। जी, वो जानकारी है लेकिन वो आयत के क्षेत्रफल के समान उसका उपयोग किया है, इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ऑप्शन नंबर 2, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर 3, हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 4, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। जहाँ भी केवल है उसको देखते ही गलत कर देना है, केवल जहाँ भी आ गया केवल यही सही होगा वो तो निगेटिव हो जाएगा। उस केवल और कठोर दिख गया वहाँ वो गलत हो जाएगा। हर कोई गणित सीख सकता है, आमतौर पर लड़कियाँ गणित कमज़ोर होती है। जी नहीं, आप लोग को जेंडर डिवाइडिता तो दिखानी ही नहीं है कि लड़के गणित में कमज़ोर अच्छे होते हैं और लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती है। लड़कियाँ गीत अच्छे से गा सकती हैं और लड़के गीत अच्छे से नहीं गा सकते। जी नहीं, आपको ये नहीं दिखाना है, आपके लिए सब कोई समान है, सब कोई गणित सीख सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है जी, इसमें भी कठिन दिख गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर कोई गणित सीख सकता है। जी, हर कोई गणित सीख सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए
कहा जाता है? उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 4 प्रयोगशाला विधि। बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुजों की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। बताइएगा आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। शिक्षक ने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है क्योंकि पहले शीट वितरित किया है, फिर बोला है उसके संबंध खोजने के लिए कहा है। अगर वो पहले शीट वितरित करती फिर उसके बारे में बताती तो आगमन विधि हो जाता। अगर बता के तब शीट वितरित करती तो निगमन विधि हो जाता, लेकिन उन लोगों को संबंध खोजने के लिए कही है, इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगा। सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? निगेटिव बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। ऑप्शन नंबर 4 संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। बताइएगा इसका निगेटिव बताना है, पॉजिटिव नहीं बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का? संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। इसका सबसे सटीक उत्तर यही हो जाएगा। निगेटिव बताना था, ये भी ध्यान रखना। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, ये भी निगेटिव है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से सहायक है, ये तो पॉजिटिव है। इससे सबसे निगेटिव यही, इसलिए सबसे सटीक उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहीं पे हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन आप लोगों के साथ बना रहे, ताकि ऐसे ही हम हमेशा आप लोगों के सामने नई नई क्वेश्चन और नए ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते रहें। इसलिए हमारा मोटिवेशन आप लोग बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।